हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब बढ़िया, बिंदास, मस्त, झक्कास। हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का एक सेकंड यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोग यार पहले हेडिंग डाल लो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये चैप्टर आपका केवल इसी मोल कॉन्सेप्ट में काम में नहीं आने वाला है। इसके अलावा भी आप लोग यार 12th में जाओगे तो आपको सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एक चैप्टर मिलेगा, वहां भी यही चीज को आपको फिर से अगेन पढ़ना है। मतलब आप यदि इस चीज को यहां अच्छे से कंप्लीट करते हो तो इसका आपको फायदा 12th क्लास में भी होगा। और पूरे के पूरे 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर इसी कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है। तो इसीलिए यार तुम लोग ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना, जिससे कि इसका फायदा आप लोग को नेक्स्ट ईयर 12th में भी मिले। ठीक है, तो चलो यार पहले आप लोग हेडिंग डाल लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और सिंपली कॉन्सेंट्रेशन में लिख देता हूं। तो सबसे पहले यार ये जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है ये चीज को पहले हम लोग जान लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जनरली क्या होता है, हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में दो मेन कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो मैं यार सॉल्यूशन को डिफाइन करूंगा, ठीक है ना, फिर आऊंगा मैं कॉन्सेंट्रेशन पे। तो इसलिए भी आप लोग पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तीन टर्म पहले आपको समझना होगा। तो पहला मैं सॉल्यूशन को डिफाइन कर देता हूं। सॉल्यूशन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, किस तरह से तो मैं यहां पे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। एनी होमोजीनियस मिक्सचर whose composition can be varied or can be changed within certain limits। अब देखो यार थोड़ा समझना इसका मतलब को, ठीक है ना। सबसे पहले एनी होमोजीनियस मिक्सचर, अब मिक्सचर है तो यार एटलीस्ट दो कंपोनेंट तो होना ही चाहिए। तो इसलिए, और ये जो मिक्सचर है वो कैसा है, होमोजीनियस का मतलब समझ रहे हो ना, यानी जो कॉम्पोजिशन होगा, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सॉल्यूशन के, मिक्सचर के, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पूरे में। ये चीज क्लियर है। तो एनी होमोजीनियस मिक्सचर व्हिच कॉम्पोजिशन कैन बी चेंज्ड, कॉम्पोजिशन का मतलब तो समझ रहे हो। अब उसके कॉम्पोजिशन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ यार, मिक्सचर तो यार चेंज किया ही जा सकता है, ये तो अंडरस्टूड है। Whose composition can be changed within certain limits। यहाँ पे within certain limit का इंपॉर्टेंस को समझना। within certain limit का क्या मतलब है, मतलब एक दायरे के अंदर, एक लिमिट के अंदर ही आप केवल कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हो। मतलब कि मान लो यार हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है यहाँ पे पड़ा हुआ, और मैं एक सिंपल सा शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना यार तुम लोग इधर, ठीक है ना, हर एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ शुगर सॉल्यूशन की। अब यार इस शुगर सॉल्यूशन में मेन बात करो तो दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो शुगर, दूसरा वाटर। तो यहाँ पे एक मैं शुगर ले लेता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ वाटर, शुगर प्लस वाटर। इस तरह से हमें क्या मिल गया, शुगर सॉल्यूशन मिल गया। अब इस शुगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो देखो यार, सबसे पहले यार शुगर को यदि मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ तो यार हमें होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ यार। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा यार। तो यार शुगर को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर मिल गया। अब नेक्स्ट कंडीशन है व्हिच कॉम्पोजिशन कैन बी चेंज्ड। अब ये मुझे बताओ, क्या मैं शुगर का जो अमाउंट है इन वाटर उसको चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। कैसे यार, मान ले यार हमारे पास एक ग्लास वाटर था, उस एक ग्लास वाटर में मैंने शुगर को मिक्स किया और स्टर कर दिया सॉल्यूशन को, हमारा शुगर सॉल्यूशन तैयार है। मान लो मैंने एक दूसरा स्पून और शुगर लिया, उसको भी मिक्स किया, स्टर किया, और फिर से हमारा शुगर सॉल्यूशन तैयार है। हो सकता है यार थर्ड स्पून जब हम ऐड करने जाएं ना, तो थर्ड स्पून शुगर ऐड ना हो, डिसॉल्व ना हो। वो क्या होगा, जब डिसॉल्व नहीं होगा तो नीचे जाके कंटेनर के नीचे में, ग्लास के नीचे में सेटल डाउन कर जाएगा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, पहले तो यार हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलना चाहिए, दूसरा उसका कॉम्पोजिशन को चेंज करा जा सकता है। आपको देख रहे हो ना, एक स्पून मैंने डाला, 1.5 स्पून, 2 स्पून, 2.5 हो सकता है मे बी, मतलब कॉम्पोजिशन चेंज हो जिसका। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, व्हिच कॉम्पोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट। ये भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि जितना डिसॉल्व कर रहे हो करते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होता है सॉल्यूशन में।
आप एक लिमिटेड मतलब कि दायरा में ही आप लोग केवल डिसॉल्व कर सकते हो सॉल्यूट को। तो इस तरह से ऐसे मिक्सचर को, ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग नाम देते हैं सॉल्यूशन। अब यदि मैं मेन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसे कह देंगे, सॉल्वेंट किसको कह देंगे यार, बता दो यार जल्दी से तुम लोग। इतना तो तुम लोग 9th में पढ़ के आए होगे, 9th में ही पढ़ना होता है ये सब। सॉल्यूट क्या होता है, तो वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे मैं सॉल्यूट कह दूंगा, एंड जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे सॉल्वेंट कह दूंगा। तो बस आपको यार यही डेफिनेशन याद रखना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ लेसर अमाउंट में जो प्रेजेंट हो, लेसर अमाउंट में, और ऐसा लिखता है स्मॉलर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। जो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, जो स्मॉलर अमाउंट में होगा वो स्मॉलर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। और दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को किस तरह से डिफाइन कर दिया जाएगा, जो कि लार्जर अमाउंट, लार्जर क्वांटिटी में होंगे उसको हम लोग कह देंगे सॉल्वेंट, लार्जर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। जो लार्जर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जो स्मॉलर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट है। जैसे मैंने शुगर और वाटर लिया तो यहाँ पे शुगर क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये क्या है, सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये चीज समझ रहे हो ना। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैं बात करूं, वाटर को मैंने जस्ट मान लो यार तुमने वाटर को अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है ना। यदि वाटर को अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया, अब यार ये मत सोचना कि यार सर को कोई और एग्जाम्पल नहीं दिखा, यही एग्जाम्पल दिखा। तो ये एग्जाम्पल यार बुक में सबसे पहले यही एग्जाम्पल लिया जाता है, इसलिए मैं भी आपके सामने यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तुम लोग यार गलत मत सोचना। तो सबसे पहले यार वाटर और अल्कोहल यदि मैं मिक्स करता हूँ, ठीक है ना, मैं नहीं, मतलब वाटर और अल्कोहल को मिक्स किया जाता है तो हाँ, तो वाटर और अल्कोहल को यदि मिक्स किया जाता है तो अब कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, कैसे बताया जाएगा? तो अब डिपेंड करता है, वाटर को अल्कोहल में मिक्स कर रहे हो या अल्कोहल को वाटर में मिक्स कर रहे हो, इस चीज पे अब डिपेंड करता है। यदि मान लो वाटर का अमाउंट ज्यादा है, अल्कोहल का अमाउंट कम है, तो वाटर का अमाउंट ज्यादा, अल्कोहल का अमाउंट कम, तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, अल्कोहल सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो कि अल्कोहल में वाटर को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो अल्कोहल में वाटर को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो वाटर हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको फिर देखना पड़ेगा कि वो जो लैंग्वेज यूज कर रहा है ना, वो किस तरह से स्टेटमेंट बना रहा है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि कौन हमारा सॉल्यूट होगा कौन हमारा सॉल्वेंट होगा। जैसे मान लो यार स्टेटमेंट ऐसा रहता है, वाटर इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। अब तुम ही लोग बता दो यहाँ पे कौन सॉल्वेंट होगा और कौन सॉल्यूट होगा। वाटर इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, यहाँ डिसॉल्व्ड है, वाटर इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो वाटर को डिसॉल्व किया जा रहा है अल्कोहल में, इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्कोहल है वो हमारा सॉल्वेंट होगा और जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो, वाटर को डिसॉल्व किया जा रहा है अल्कोहल में, समझो जरा यार लैंग्वेज को, वाटर को डिसॉल्व किया गया अल्कोहल में, मतलब लिक्विड अल्कोहल हमारा ज्यादा अमाउंट में रहा होगा, वाटर कम अमाउंट में रहा होगा, इसलिए वाटर सॉल्यूट और अल्कोहल सॉल्वेंट। समझे, वेरी गुड यार। और इसी को मान लो यार उल्टा करके लिख दिया होता, अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ऐसे केस में अल्कोहल हो जाता सॉल्यूट और वाटर हो जाता सॉल्वेंट। ठीक है, तो डिपेंड करता है। इसलिए यदि कभी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिले कहीं लिखा हुआ A इज डिसॉल्व्ड इन B, तो याद रखना जब भी ऐसा स्टेटमेंट यदि कहीं मिले तो इसमें आपको तो पता नहीं कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, कौन कम अमाउंट में कौन ज्यादा अमाउंट में पता नहीं, बट आप स्टेटमेंट पढ़कर आप ये जरूर बता सकते हो कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। कैसे, A को डिसॉल्व किया जा रहा है B में, इसका मतलब A हमारा क्या है, सॉल्यूट, B क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, आइडिया मिल रहा है ना, क्योंकि बहुत बार यार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है कैसे पहचाना जाए, तो आपको थोड़ा यही सब चीज़ों का हेल्प लेना पड़ेगा।
और इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, जो सॉल्वेंट का जो फेज होता है ना, वह सॉल्यूशन के फेज के सेम होता है। जैसे मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूं, शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या था, शुगर, सॉल्वेंट क्या था, वाटर। और यदि मैं ओवरऑल सॉल्यूशन का फेज पूछूं, फिजिकल स्टेट पूछूं, क्या बताओगे? सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या, लिक्विड ही तो है। जो शुगर सॉल्यूशन जो तुम्हें मिला, जिसको हिंदी में शरबत कहते हैं, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। और सॉल्वेंट का भी फिजिकल स्टेट क्या था, लिक्विड ही था। मतलब सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है और जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो सेम होता है। तो इस चीज को भी यार नोट करके लिख लो तुम लोग कि जनरली, हमेशा तो ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन जनरली फिजिकल स्टेट ऑफ, जनरली फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ, देखिए सॉल्यूशन में इस तरह से लिखता हूं, तुम लोग यार कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूशन है ये, इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूट सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, सॉल्यूट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, सॉल्वेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये सब चीज हमने देख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं और फिर हमें कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या पढ़ना है इस चीज को जान लेते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसे पहले नोट कर लो। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन को पहले समझ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो यार, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है तो अमाउंट को हम लोग अलग अलग टर्म्स में, अलग अलग फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉल्यूट का अमाउंट हो सकता है कभी आपको मोल्स में बता कर दिया जाएगा, हो सकता है सॉल्यूट का अमाउंट आपको मास के टर्म्स में बताया जा सकता है, हो सकता है सॉल्यूट का अमाउंट आपको वॉल्यूम के टर्म्स में बताया हो। तो अलग अलग टर्म्स हम लोग इसके लिए यूज करते हैं सॉल्यूट का अमाउंट को बतलाने के लिए। तो इसीलिए फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म्स होता है, जो नाम होता है, वो भी हम लोग अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन a given amount of solution। यानी किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, या इस चीज को हम लोग बतलाते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जो वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहां हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसको परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब परसेंटेज के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसके लिए भी देखो यार 3-4 तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं W बाय W परसेंट, या परसेंट W बाय W, जो भी लिखो, रिप्रेजेंट ऐसा किया जाता है। वेट बाय वेट परसेंट, परसेंट W बाय W, या वेट बाय वेट परसेंट, ऐसा भी लिख सकते थे। अब इसको डिफाइन कैसे करा जाता है, तो समझना यार इसका डेफिनेशन को। ये बतलाता है कि वेट परसेंट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ केमिस्ट्री नहीं लगने वाला है, समझना यार थोड़ा। मान ले यार हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यदि सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट तो रहा ही होगा। तो मान ले यार इसमें समथिंग सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन था 100 ग्राम। यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन था तो इसमें सॉल्यूट भी तो रहा होगा, मान ले 10 ग्राम सॉल्यूट था, 10 ग्राम सॉल्यूट था इस सॉल्यूशन में और 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट था। मैं पूछ दूं सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है इस सॉल्यूशन में, क्या बताओगे? क्या इसके लिए केमिस्ट्री की जरूरत है? नहीं, सिंपल से यार आप मैथ लगाओगे और बता दोगे कि परसेंटेज सॉल्यूट का कितना है। बता दो यार कितना है, कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल, सॉल्यूट का मास 10 ग्राम, 10 ऊपर आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास टोटल मास नीचे आता है, टोटल इधर इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं ना, कितना आ गया 10%। मतलब कि इस सॉल्यूशन में 10% सॉल्यूट प्रेजेंट है, बस यही है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी तो मैंने मास के टर्म में रिलेट किया, मतलब सॉल्यूट भी हमारा मास में था, सॉल्यूशन भी हमारा मास में था। ठीक है, तो इस तरह से अब डिफाइन यदि कर रहा हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, it is the amount of solute in gram। देखो, it is the amount of solute in gram present in 100 ग्राम solution।
जरा यार समझना, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा उसे ही हम लोग परसेंट वेट बाय वेट कहते हैं। तो इस तरह से यदि मान लो यार मेरे को एक्सप्रेशन लिखना हो परसेंट वेट बाय वेट का, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा परसेंट वेट बाय वेट का, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वेट को तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही हो गया परसेंट वेट बाय वेट का एक्सप्रेशन। यही एक्सप्रेशन है जो आपको नोट कर लेना है। यदि एक्सप्रेशन आप ना भी जानो ना तो भी आप बता सकते हो, यदि आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास पता है, वेट पता है। कैसे देखो, सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम, सॉल्यूट परसेंटेज निकाले कि नहीं निकाल लिए, निकाल लिए ना, सिंपल सा मैथमेटिक्स लगा के। यदि मैं उस फार्मूला से जाऊं तो अगेन सॉल्यूट का वेट ऊपर रखना होता है, 10 ग्राम ऊपर रखूंगा, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, नीचे 100 रखूंगा, इनटू 100 हो गया अपना काम खत्म। समझ लो कितना सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, इसमें केमिस्ट्री नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलो यार अब ये तो हो गया। हाँ, बहुत बार क्या होता है सवाल में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है और सॉल्यूशन ही, देखो यार जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना वो किस तरह से मिलते हैं देखने को, और बहुत बार ऐसा सॉल्यूशन लिखा रहता है और सॉल्यूशन इज 20% वेट बाय वेट, ऐसा 20% वेट बाय वेट। इसका मतलब आप क्या समझोगे, मतलब कि एक सॉल्यूशन है उसमें 20% सॉल्यूट है। 20% वेट बाय वेट का मतलब यही हुआ ना कि कोई एक सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है ना वो 20%। ये जो परसेंटेज है ना ये किसका परसेंटेज देता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो वेट बाय वेट परसेंट होता है ना यहाँ पे, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये वाला मतलब जो परसेंटेज होता है वो सॉल्यूट का अमाउंट को बतलाता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए यदि मान लो 20% वेट बाय वेट कहीं लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब है कि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। यदि मैं सॉल्यूशन कितना ले लूँ, 100 ग्राम ले लूँ, नहीं 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, ये चीज हम बतला सकते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में एज्यूम कर लूँ ना तो 20 ग्राम सॉल्यूट होगा, ये हम बतला सकते हैं। नोट करना, मान लो यार इसी तरह से 30% वेट बाय वेट है कोई सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि यदि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसमें 30 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। नहीं 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम जो है वो सॉल्यूट का हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप। तो इस तरह से यार ये वेट बाय वेट परसेंट हो गया। एक और फिर दो टर्म भी और है इसमें, एक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एंड दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो दोनों को मैं फिर साथ में डिफाइन कर देता हूं, ये आप लोग नोट कर लो। तो सेकंड यार आप लोग लिख लो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको डिनोट किया जाएगा V बाय वी या परसेंट V बाय वी से बोल सकता हूं मैं, परसेंट V बाय वी। कैसे डिफाइन करेंगे यार इसको, अगेन यार सेम वे में डिफाइन करेंगे। कैसे, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का यहाँ पे लिख दूंगा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट की बात हो रही ना, परसेंट का मतलब ऑलवेज 100 में देखते हैं, मतलब टोटल आपके पास कितना है 100 है, बस इस तरह से आपको चेक करना है। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी किस यूनिट में, ml में, याद रखिएगा ml में लेते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना होगा उससे ही हम लोग कह देंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अगेन यार डेफिनेशन मान लो परसेंट बाय वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखना। अब तुम लोग यार बता दे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो हम लोग परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर क्या आएगा सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इनटू में 100, परसेंटेज बन गया अपना। तो यार लिख लो एक्सप्रेशन अब तुम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। समझे। अब तो यार तुम लोग इतना तो समझ ही रहे होगे। मान लो इसी तरह से ये कहीं सॉल्यूशन दिया 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब आप लोग क्या समझोगे, इसका मतलब आपको यही समझना है कि 20 ml सॉल्यूट होगा इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है। हाँ, तो ये सब लिख लेना यार तुम लोग, ये सब लिख लेना। मैं जो जो लिख रहा हूँ ना वो हर एक चीज़ आपको लिखना है नोट करके। 20 ml सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो जब भी आपको ऐसा कहीं दिखे क्वेश्चन में कि 20% कोई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो तुरंत आपको इसका मतलब ये निकाल लेना है कि 20 ml सॉल्यूट है 100 ml में। समझ रहे हो ना। जब भी ऐसे सॉल्यूशन में आपको दिखे, क्वेश्चन में दिखे क्या सॉल्यूशन इज 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका आपको क्या मतलब निकालना है ना, इसका मतलब ये कि 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml सॉल्यूट का होगा। दैट्स इट।
ठीक। तो ये तो हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब एक और टर्म जो यूज होता है वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब तुम लोग खुद से डिफाइन कर सकते हो वेट बाय वॉल्यूम क्या होना चाहिए। वेट बाय वॉल्यूम में बोल रहा हूं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो देखो यार, इसको डिनोट करेंगे हम लोग परसेंट वेट बाय वॉल्यूम से। अब देखो नीचे वॉल्यूम है ना, ऊपर वेट है, और ऊपर वाला हम लोग हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्यूट के लिए, और नीचे जो वॉल्यूम है वो किसके लिए यूज करेंगे, सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। यदि समझ रहे हो तो डिफाइन अप कर सकते हो तुम लोग खुद से भी। किस तरह से डिफाइन करेगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब अच्छा, अमाउंट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, और वो भी किस यूनिट में, इन ग्राम, प्रेजेंट इन, बता दो आगे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इन वेट बाय वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम है, नहीं प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बस यही करना था आपको। मतलब W जो है वो सॉल्यूट के लिए, वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन। मतलब न्यूमरेटर वाला टर्म सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं और डिनोमिनेटर वाला टर्म हम लोग सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। बस यही है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, तीनों यहीं पे खत्म हो जाएगा, समझे। अब एक्सप्रेशन लिखना है तो अब तो यार तुम लोग भी बता सकते हो एक्सप्रेशन। ऊपर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या हो जाएगा, बोलते चलो यार तुम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में बताओ यार क्या हो जाएगा, 100। परसेंटेज निकालना, अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी मान लो यार आपको कोई सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया जाए 20% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब आप क्या समझोगे, क्या समझोगे, 20% वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 ml यदि हमारे पास सॉल्यूशन है तो 100 ml में 20 ml जो है, सॉरी 20 ml या ग्राम, 20 ग्राम। देखो यार यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिख दिया इन ग्राम, और यहाँ पे 100 ml, इसलिए इसका मतलब ये हो गया 20 ग्राम सॉल्यूट होगा प्रेजेंट कितने में, इन 100 ml सॉल्यूशन में, समझे। तो यार इस तरह से यदि कभी भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अब जैसा देखो, एक और मैं जो नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार नहीं यार, बहुत रेयर आपको ऐसा भी दिख सकता है, परसेंट वॉल्यूम बाय वेट। परसेंट वॉल्यूम बाय वेट का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यदि हो जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यदि ऐसा कहीं रहे तो बहुत रेयर चांस है, बहुत कम चांस है कि ऐसा कहीं आपको देखने को मिलेगा, बट रहे तो आप समझ जाना। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन यदि ऐसा लिखा जाता है ना, तो याद रखना ये वाला जो टर्म होगा वो सॉल्यूट के लिए होगा, ये वाला जो होगा वो सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, और परसेंटेज निकालना है तो आपको इनटू 100 कर देना पड़ेगा इसी में, समझे। तो चलो यार अब आप लोग यार नोट कर लो ये चीज। और इसमें एक और मैं बता ही देता हूं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, परसेंटेज तो नहीं है, पर मिलियन आ गया। चलो लिख लो यार तुम लोग, पहले जल्दी से लिख लो, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब समझते हो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है, हाँ मैंने क्या बोला, PPM, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 का पावर 6, दैट इज 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। बिलियन क्या होता है 10 टू द पावर 9। ट्रिलियन क्या होता है 10 टू द पावर 12, समझे। ट्रिलियन 10 टू द पावर 12, मतलब पावर 3 में बढ़ता जाता है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, तो देखो हम लोग परसेंट का मतलब क्या होता है, हाँ परसेंट का मतलब पर का मतलब हर 100 पे, सेंट का मतलब 100, पर का मतलब हर एक पे, तो हर 100 पे मतलब हम लोग 100 में कैलकुलेशन करते थे परसेंट में। अब यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन है, मतलब जो अब हमारा कैलकुलेशन होगा वो 100 के रेस्पेक्ट में होगा, नहीं, अब हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो पर मिलियन, मतलब 10 की पावर 6 के रेस्पेक्ट में होगा। मतलब अब यदि हमें सॉल्यूट का अमाउंट को बताना होगा ना, तो हम लोग 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बताएंगे कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, समझ रहे हो। मतलब ये मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आगे मैंने यूनिट नहीं लगाया, और यहां पे मैं ज्यादा अच्छा हो जाएगा, यहां पे अमाउंट की जगह पे पार्ट्स लिख दूं। इट इज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मतलब समझना, जैसे मान लो यार मैं एयर की बात कर रहा हूँ, एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं। तो होता क्या है, आप मान लो मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, तो हमने कोई एक सैंपल लिया, उस सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल है। हमें उस सैंपल में बताना है सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। क्या बताना है? सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम होगा? बताओ यार तुम लोग। बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि मेनली तो यार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही होता है। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत कम होगा। तो जो अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होगा उसको हम लोग जनरली पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा समझ सकते हो, मान लो यार हमारे पास, इसका मतलब बहुत यदि लेमन लैंग्वेज में समझाओ ना, इसका मतलब ये है कि 10 लाख में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है या मात्रा कितना है, बस यही है इसका मतलब। मान लो 10 लाख मॉलिक्यूल हमारे पास है, 10 लाख मॉलिक्यूल्स है टोटल उस एयर सैंपल में। कितना मॉलिक्यूल्स है? 10 लाख मॉलिक्यूल्स है एयर सैंपल में। अब उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड के केवल 100 मॉलिक्यूल्स थे। केवल कितने मॉलिक्यूल्स है? 100 मॉलिक्यूल्स है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ना, वो 100 ppm के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख में से केवल 100 मॉलिक्यूल ही सल्फर डाइऑक्साइड के हैं, इसलिए। समझे? मेरा सवाल अब यदि होता कि एयर में अब मान लो केवल 1 लाख मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं टोटल, जो एयर सैंपल मैंने लिया उस एयर सैंपल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है? 1 लाख पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और उस 1 लाख में जो सल्फर डाइऑक्साइड का पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, वो है ओनली 100। टोटल मैंने कितना मान लिया? 1 लाख, और सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स कितने हैं? 100। और मुझे बताना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ ppm। कैसे बताएंगे? सोचो और बताओ, कोशिश करो। मेरा सवाल क्या है? 100 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अभी देखो यार, मैं केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इस ppm का। अब फार्मूला लगा के तो यार तुरंत बन जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट सीखना होता है। 100 SO2 मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन 1 लाख मॉलिक्यूल्स। तो अब बताओ यार, इसमें पार्ट्स पर मिलियन SO2 का कितना हो जाएगा? तो देखो यार, 10⁵ मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें से 100 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के हैं। और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख में कितना। तो हमें इतना तो पता है कि 1 लाख में इसका 100 मॉलिक्यूल्स है, तो 10 लाख में कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड का? यूनिटरी मेथड से बता दो यार। 1 लाख में इतना है, तो यदि 10 लाख होता तो कितना होता है SO2 का मॉलिक्यूल्स? यार 100 बाय में 10⁵ इंटू में 10⁶, दैट इज 1000 SO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे जो 1000 आएगा ना, ये आ जाएगा 1000 ppm SO2, यानी जो यूनिट लग जाएगा ppm। क्यों? क्योंकि मैंने पर मिलियन बताया। मतलब यदि 10 लाख होता तो उसमें SO2 के इतने मॉलिक्यूल्स होते, 1000 मॉलिक्यूल्स होते ओनली। और देख भी रहे हो, 10 लाख में यार ओनली 1000। तो ये सब हम लोग यूज ही करते हैं वैसे जगह जहाँ पॉल्यूटेंट्स हो गया, या फिर जो कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं। जैसे मान लो यार मैं बात करूँ, पानी में जो बहुत सारे क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो सब पॉल्यूटेंट्स के अमाउंट को बतलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो सब बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इसलिए हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं ये ppm को। समझ रहे हो? तो अब हम लोग यदि ppm का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखेंगे? तो देखो यार, ppm का यदि मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ppm। तो ये पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या हो जाएगा? टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू कितना हो जाएगा? 10⁶। 10 लाख में कितना ना, जैसे परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई हो जाता था। मतलब हमें उसमें पता है इतने में इतना, तो 100 में कितना। यहाँ पे पर मिलियन में क्या हो जाएगा? इतना में इतना, तो 10 लाख में कितना। तो इसीलिए यहाँ पे 10⁶ आ जाता है। क्लियर है ये चीज?
तो इस तरह से यार पीपीएम को इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ बेस्ड, इस पे बेस्ड जो भी पढ़ी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, इस पे बेस्ड कुछ अब हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना अपना क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब आप लोग यार नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ इसे अब। चलिए देखो, एक छोटा सा सवाल है, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से करना इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द परसेंट वेट बाय वेट इफ 30 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम वाटर। आपको देखो यार कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। सबसे पहला काम, आगे से जो भी न्यूमेरिकल्स पार्ट अभी हमारा चलेगा, जो भी चीज निकालना है, सबसे पहला काम होगा उस चीज का फॉर्मूला लिख दो। जैसे हमें यहाँ क्या निकालना, वेट बाय वेट परसेंट, सबसे पहला काम होगा आप वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद आपको अपने आप रास्ता दिख जाएगा आगे करना क्या है। परसेंट वेट बाय वेट, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब बताता चलो यार, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। 30 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 45 ग्राम वाटर। 30 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया जा रहा है कितने में, 45 ग्राम वाटर में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना लिखोगे, 30, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखोगे, 45। यदि ऐसा कर रहे हो तो हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, यहां वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। और याद रखना सॉल्यूशन जो होता है ना, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है वो मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको जानना है तो इसके लिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट करना पड़ेगा। और आगे से सॉल्यूट को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूशन को सॉल्यूशन लिखेंगे। याद रखना, आगे बहुत बार यार ये यूज करूंगा, मैं बहुत बार यूज करूंगा। सॉल्यूट को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, हो सकता है मैं, देखो यार तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है ना, सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट को 2, भूलना मत यार तुम लोग। ठीक, तो अब सॉल्यूशन का वेट हमें चाहिए, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सॉल्यूट है 30 ग्राम, सॉल्वेंट है 45 ग्राम, यानी यहाँ पे हम 30 प्लस 45 लिखेंगे और दिस इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100। बता दो यार अब आंसर, 55, 65, 75, यहाँ क्या हो जाएगा 75 इंटू 100। कट रहा है, काट दो, 15 2 जा 15, 5 जा 5, 20 जा, कितना परसेंट आ गया, 40%। 30 ग्राम यूरिया था, 45 ग्राम वाटर था, तो इस तरह से वेट बाय वेट परसेंट क्या हो गया सॉल्यूशन का, 40%। समझे। तो यार ये सब देखो छोटी छोटी गलती आप लोगों को नहीं करना है। चलो यार आप लोग नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो यार एक और छोटा सा सवाल है, अब आप लोग खुद से ट्राई करो और गलती मत करना इस बार यार। कैलकुलेट द परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इफ 30 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 150 ml वाटर। देखो 30 ग्राम ग्लूकोज हमारे पास है, इसको डिसॉल्व किया जा रहा है कितने में, 150 ml वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है। आपको कैलकुलेट क्या करना, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, समझना। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, सबसे पहला काम क्या होता है यार, आप लोग क्या लिखोगे, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूट क्या है हमारा, ग्लूकोज, डिसॉल्व किया गया किसमें, वाटर में, वाटर क्या हुआ हमारा, सॉल्वेंट। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्यूट में कितना लिख दूं यार, 30 ग्राम दिख रहा है ना, लिख दो, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ यार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या पुट किया यार तुम लोग। तो अब देख यार ग्लूकोज ये क्या होता है, सॉलिड होता है। अच्छा मान लो यार मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास 1 गिलास वाटर है, 1 गिलास वाटर में यदि 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून यदि तुम शुगर ऐड करते हो तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जो वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बता सकते हो रीजन, क्यों नहीं करता है, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच कुछ स्पेस होता है, और वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो उसी स्पेस में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है ना उस स्पेस में चले जाते हैं, इसलिए आपको वाटर का लेवल यानी जो वाटर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखता है। हाँ लेकिन यदि मान लो वाटर डिसॉल्व होना बंद हो जाए ना, यदि वाटर नीचे प्रेसिपिटेट होने लगे तब आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिखना मतलब बढ़ना दिख जाएगा।
लेकिन यदि जब तक मिक्स हो रहा है तब तक वो वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज नहीं होने वाला, लेवल ऑफ वाटर जो वो चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, वो वाटर के इस पार्टिकल्स के बीच स्पेस वहाँ चले जाते हैं। तो कुछ सॉल्यूट हम लोग ऐसे यूज करेंगे जो सॉलिड होते हैं, जैसे ग्लूकोज, यूरिया हो गया, ठीक है ना, फ्रक्टोज हो गया, ये सब ऐसे हैं ना। हाँ, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सब ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में होता है। और यदि ये सॉलिड है तो ऐसे में इसको यदि वाटर में डाला जाए ना तो वॉल्यूम जो है ना वो चेंज नहीं होता। यानी हमने वॉल्यूम वाटर का 150 ml लिया था ना, इसको ऐड करने से भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होने वाला। यानी यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? 150 ही यूज करेंगे। तो बस यार यहाँ पे यही चीज को आपको ध्यान देना था। यानी यहाँ पे अब तुम लोग में से कुछ हो सकता है ज़्यादा होशियार बच्चे हो तो 150 तो वाटर का वॉल्यूम दिया है, इसमें तो सॉल्यूट का भी ऐड करना पड़ेगा। सॉल्यूट को लो ऐड कर दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा भी होंगे यार तुम लोगों में से कुछ। तो यार एक चीज़ तो यार याद रखना, ये 150 ml में है, ये है ग्राम में। कभी भी ग्राम और ml को मत जोड़ देना, समझे ना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पता चला यार तुम लोग 1 kg आलू और 1 लीटर पानी ऐड कर दे रहे हो, तो केजी लीटर ऐड नहीं होता। मास और वॉल्यूम को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। 2 डिफरेंट यूनिट वाले ये क्वांटिटी है ना, 2 डिफरेंट यूनिट वाले क्वांटिटी को ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 30 ग्राम का तो ऐड करने का गलती करना ही मत, यहाँ पे ओनली 150 ml ही आएगा। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 ग्राम ग्लूकोज जरूर है लेकिन उससे वॉल्यूम में चेंज होने वाला नहीं है। तो इस तरह से यार आप बता दो आंसर कितना हो जाएगा। 3 5 50, 2%। कितना आंसर आ गया? 2%। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से यार आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम मिल सकते हैं। अब इस पे हम लोग 1-2 अच्छा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग नोट कर लो पहले इसे। चलो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है ये। देखो यार तुम लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कोशिश करने करो, देखो होता है या नहीं। क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, सवाल को समझना। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया गया, इससे एक हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला जिसको कहा गया रिजल्टिंग सॉल्यूशन। और आपको इसी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंट बताना है। मास परसेंट का मतलब क्या? हाँ, वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होता है वेट बाय वेट परसेंट। समझे? डाउट में मत रहे ना। मास परसेंट यदि कहीं लिखा इसका मतलब वेट बाय वेट, यदि इसी तरह से वॉल्यूम परसेंट लिखा जा रहा है इसका मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। यदि वॉल्यूम परसेंट लिखा जाए तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट परसेंट लिखा जाए वेट बाय वेट, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिख दिया कोई दिक्कत ही नहीं है, वेट बाय वेट लिख दिया कोई दिक्कत ही नहीं है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख दिया कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ गुड। चल देखो अब मैं करता हूँ इधर। हाँ, सबसे पहले यार एक सॉल्यूशन था हमारे पास, ये है। इट इज वर्ड ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम, यानी इसका मास कितना? 300 ग्राम, और कॉन्सेंट्रेशन दिया है इसका 25% है। इसको मैंने एक दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया। दूसरा सॉल्यूशन कितना है? 400 ग्राम, कॉन्सेंट्रेशन कितना? 40%। इससे मिला हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब आप लोग बताओगे यदि इसका 300 ग्राम, इसका 400 ग्राम, तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास क्या होगा? क्या मैं बता सकता हूं? यस, 300 400 मिलकर कितना हो गया? 700 ग्राम। हमें मास तो पता चल गया लेकिन हमें इसका बताना वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा, क्या बताया जा सकता है? तो अब सबसे पहला काम आप लोग को मैंने बताया था क्या करना है। यदि कोई क्वेश्चन में जो निकालना होता है उसको पहले आपको एक्सप्रेस कर देना फार्मूला के रूप में। तो यहां पे कैलकुलेट क्या करना है? वेट बाय वेट परसेंट। चलो यार, वेट बाय वेट परसेंट एक्सप्रेशन लिखो। वेट ऑफ सॉल्यूट, देखिए यार सॉल्यूट को मैं W1 लिख दूं, चलो मैं लिख ही देता हूं पूरा। वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या आ जाएगा? 100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार तुम लोगों को। अब हमें सॉल्यूशन का वेट तो पता है, कितना पता है? 700 ग्राम, 300 इसका 400 इसका मिलकर बन गया 700। ये तो हमें पता चल गया। बस दिक्कत किस चीज की है? यदि हमें इसका वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए ना तो अपना काम ही हो जाएगा। तो अब बता दो यार वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस वाले में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट था, इस वाले में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट था, फिर हमें इस वाले में तो पता चल जाएगा, यूं ही चल जाएगा ना पता। तो यार बता दो यार तुम ही लोग इस वाले में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट था। इसको मैं W सॉल्यूट, चलो यार W1 कर देता हूँ, ठीक है ना।
W1 कर देता हूँ। तो तुम लोग बता सकते हो इसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट था। तो टोटल मास था सॉल्यूशन का 300 ग्राम और 25% यूरिया है, किसका अमाउंट होता है, सॉल्यूट का ही तो होता है। तो 300 का 25% जो है वो सॉल्यूट है, तो बता नहीं सकते हो सॉल्यूट कितना है। हाँ यार बिल्कुल आसान है। 300 का 25% लो यार हो गया, 2 जीरो उड़ा दो, ये कितना ग्राम आ गया, 75 ग्राम आ गया। यानी यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 75 ग्राम। यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको मैंने W2, अब 2 मत बोल देना, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। ये 1 और 2 जस्ट है, यहाँ का सॉल्यूट और यहाँ का सॉल्यूट जस्ट है। ये 400 ग्राम में 40% प्रेजेंट है, तो 40% का मतलब इतना, उड़ा दो यार 2 जीरो, कितना आ गया 160 ग्राम। यानी जो W2 आ गया, इस वाले में जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट था वो 160 ग्राम था, इस वाले में था 75 ग्राम था। तो इस वाले में कितना होगा बता सकते हो, 75 प्लस 160, सो सिंपल यार, सो सिंपल। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 700 इंटू 100, 2 जीरो उड़ा दो यार, उड़ा दो जल्दी से। 160 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 235 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ गया आंसर, 7 3 जा 21, 224, 7 3 जा 21, 25 21 4 40, 7 5 जा 35, मतलब अप्रॉक्स में आ जाएगा 33.5%। मतलब कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था उसका वेट बाय वेट परसेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा 33.5%। समझ में आ रहा है। तो देखो यार, सबसे पहला काम होता है जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये कि जो आपको कैलकुलेट करना है ना वो चीज़ देखो डायरेक्टली, और उसके बाद जो कैलकुलेट करना उसका फॉर्मूला, उसका जो एक्सप्रेशन है वो लिखो, उसके बाद आपको अपने आप दिख जाएगा आपको करना क्या कैलकुलेट। समझे। तो चलो यार अब आप लोग नोट कर लो, एक और क्वेश्चन हम लोग इस पर बेस्ट करते हैं। चलो यार एक और सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कहता है, हाउ मेनी ऑफ ml ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, शुड बी एडेड इन 250 ml वाटर। ठीक है, 250 ml वाटर में कितने इथेनॉल को ऐड किया जाए टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब समझ रहे हो, 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है किसका, ऑफ सॉल्वेंट। बस सॉल्वेंट का जो परसेंटेज दिया ना वो 80% है। यदि सॉल्वेंट का 80% है तो सॉल्यूट का क्या रहा होगा, 20%। किसी भी सॉल्यूशन में दो ही चीज प्रेजेंट होता है ना, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब आपको बता दिया गया कि उस सॉल्यूशन में 80% सॉल्वेंट है। यदि 80% सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट कितना रहा होगा, 20%। यानी हमें पता है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना पता है यार, 20। कोई दिक्कत तो नहीं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या आ जाएगा 100, और इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है 20। हो गया सवाल। हमें निकालना था इथेनॉल का कितना ml यूज करना पड़ेगा, मान लेते हैं ना x, मान लेते हैं, तुम लोग भी मान लो। शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर। अब वाटर का वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखें, क्या 250 लिख दें, नहीं, यहाँ पे सॉल्यूट का भी ml चाहिए और सॉल्वेंट का ml दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। दोनों को वॉल्यूम दिया है ना, तो वॉल्यूम में तो ऐड हो जाएगा। मास और एक दूसरा वॉल्यूम रहता तो थोड़ा सोचना पड़ता है। मास यदि सॉलिड में है तो फिर उसको ऐड करने की जरूरत नहीं। अब दोनों लिक्विड है, अल्कोहल इथेनॉल, जान रहे हो ना अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाँ, बच्चा को पता रहता है। 250 ml, तुम लोग तो फिर भी बड़े हो गए। 250 प्लस x, ये समझे, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इनटू 100, और दिस इक्वल टू कितना दिया 20। अब ये जोड़ घटा वाला काम तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 5 इंटू एक्स कितना हो गया 5x, इस पूरे वाले को उधर राइट भेज दो, ये कितना बच गया 250 प्लस x। एक काम करो, इस x को इधर ले आओ तो ये 4x बच जाएगा, दिस इक्वल टू 250। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 250 अपॉन में 4, कट के कितना आ गया 4 6 जा 24, 110, 4 2 जा 8, 225। आ गया आंसर, सो सिंपल। सॉल्यूट का अमाउंट ml ऑफ इथेनॉल बताना था, x माने हुए थे, और x का वैल्यू कितना आ गया 62.5 ml। मतलब हमें कितना इथेनॉल ऐड करना पड़ेगा 62.5 ml इथेनॉल को ऐड करेंगे 250 ml वाटर में, तो इससे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन 80% हो जाएगा, या फिर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन में बोल सकता 20% हो जाएगा। समझे। तो अब नोट कर लो, एक और क्वेश्चन हम लोग इसके बात करते हैं। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक और सवाल है, छोटा सा सवाल है, उम्मीद है यार ये सवाल हो जाना चाहिए तुम लोगों से। सवाल क्या है, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या कैलकुलेट करना है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। सबसे पहला काम क्या होता है, जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिखो। तो वेट ऑफ सॉल्यूट
नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 हो गया। अब तुम लोगों को बताना है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, बता सकते हो? सॉल्यूट के वेट पे आते हैं। सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का आपको मोल्स दिया है 5 मोल्स। यदि मोल्स दिया है तो वेट को निकाला जा सकता है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है। यदि मोल्स पता है तो आप वेट बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे? अब यार ये सब बताने वाली बात ही नहीं रह गई। तुम लोग ऑलरेडी यार मोल में अब मास्टर हो चुके हो। W/m, m का वैल्यू ग्लूकोज है, याद है? फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये सब ऑलरेडी यार तुम लोग के एकदम जुबान पे होना चाहिए। 18 × 5 कितना होता है? 900। तो वेट कितना आ गया वहां से? 900 ग्राम। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या रखा जाए? 2 लीटर ऑफ वाटर है। 2 लीटर ऑफ वाटर है मतलब यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, 2000 लिखेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है ना वो ml में लेते हैं। ये सब यार यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग, यहाँ ग्राम में ये ml में लेते हैं। तो इस तरह से 2000 ml 2000 आ जाएगा, समझे? हाँ। अच्छा, इसमें ग्लूकोज का कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या? नहीं ऐड करने की जरूरत है। ग्लूकोज सॉलिड होता है और इसका आपको मोल से मतलब है, समझे? तो इस तरह से यहाँ कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट इनटू 100। जो कट रहा काट दो, 20 से 5000 हो जाएगा, 9 5 45। मतलब कितना परसेंट आ गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंट? 45% वेट बाय वॉल्यूम आ गया, समझे? तो सवाल हार्ड था? नहीं, बिल्कुल यार इजी सवाल है। बस देख रहे हो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर ही बेस्ड है। अभी तक यार केमिस्ट्री थोड़ा बहुत लगा और ज़्यादातर मैथ्स ही लग रहा है। देख रहे हो मैथ्स ही लग रहा है। केमिस्ट्री तो बस मोल्स आ गए तो केमिस्ट्री लग गया, नहीं तो ये भी सवाल मैथ्स का होता है। अभी तक हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करना सीख रहे हैं जो बचपन, बस उसी को केमिस्ट्री में लगा रहे हैं यार। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के साथ लगा रहे हैं, बाकी कुछ नया नहीं है। हाँ, ग्लूकोज ये सब थोड़ा वाटर ये सब नया नया लग रहा है सुनने में, ठीक है? तो आप लोग यार नोट कर लो इसे अभी।